हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशन, एज यू ऑल नो वेरी वेल, is the study of interaction, that is the force of attraction between the bodies। अब हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना है। टू बॉडीज के बीच में कोई इंटरेक्शन हो रहा है, कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन उन दोनों बॉडीज के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। कॉन्टैक्ट नहीं होने के बाद भी उन बॉडीज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। तो ऐसे फोर्सेस को समझने के लिए हमें फील्ड की जरूरत पड़ती है। द बेस्ट एग्जांपल इज, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस मेरे पास है, एटम का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। दैट यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग हियर, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से किसी थ्रेड से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये लगातार इसके चारों ओर घूम रहा है। सिमिलरली ये अर्थ हमारे पास है, अगर हमें देखें अर्थ इज हियर, और यहाँ मून हमारे पास होता है। ये मून कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों ओर, लेकिन इनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को पढ़ने के लिए हमें हेल्प नहीं पड़ती है फील्ड की। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, व्हाट द ग्रेविटेशनल फील्ड? इट इज सिंपली द स्पेस सराउंडिंग अ मटेरियल बॉडी इन व्हिच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई बॉडी है, इस बॉडी का मास m है। अब हम इसके सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि इसका फील्ड कितने स्पेस तक एक्ट कर रहा है। तो अगर हम ये देखते हैं, लेट इट बी, मैंने एक रेफरेंस लाइन ये ड्रॉ कर दी है। अगर कोई एक मास बॉडी मेरे पास है, दिस मास बॉडी इज स्मॉल m। ये जो मास बॉडी स्मॉल m मैंने यूज किया है, इस पे हम ऑब्जर्व करेंगे क्या इसकी वजह से कोई फोर्स एक्ट हो रहा है। अगर ये फोर्स एक्ट हो रहा है तो ये फील्ड में है, ये जो मास m है इस कैपिटल M के फील्ड में है। और अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इट इज आउट ऑफ द फील्ड। हमें देखते हैं यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेट द फोर्स इज जीरो, देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स हियर। इसका मतलब इट इज आउट ऑफ द फील्ड। लेकिन इसको जैसे हम यहाँ पे रखते हैं, तब आप ये देखते हैं कि यहाँ पे रखते ही अब इस पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू हो जाता है, ग्रेविटी का फोर्स लगना शुरू हो जाता है। इसका मतलब अभी फील्ड में है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड सिंपली एक स्पेस होता है इन विच अनदर बॉडी कैन एक्सपीरियंस some gravitational force of attraction. Let me discuss the intensity of that gravitational field, and it is measured in terms of gravitational field intensity. अब हमें ये देखना है जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका स्ट्रेंथ कितना है, कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड वहां पे एक्ट हो रहा है। द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट E is equal to F by m। अब जो m हमने यूज किया है ये टेस्ट मास होता है। इस बात को आपने ऐसे समझना है, यहाँ पे हमारे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी का हम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑब्जर्व करना चाहते हैं इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमने एक टेस्ट मास को रखना है। ये टेस्ट मास मैंने यहाँ पे रख दिया है, लेट इट बी m is here, इज द टेस्ट मास हियर। अब हम ये देखते हैं कि इस टेस्ट मास पे इस एक्चुअल मास की वजह से कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, वो हम ऑब्जर्व करते हैं बाय दिस रिलेशन हियर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको रखनी है कि जो टेस्ट मास होना चाहिए, इट मस्ट बी नेग्लिजिबल। Gravitational field intensity is defined as E is equal to F by m। F is the force acting, m is the test mass। यहाँ पे जो टेस्ट मास होता है जो हमें कंसीडर कर रहे हैं, दिस टेस्ट मास इज नेग्लिजिबल। उसकी वजह ये होती है कि जो टेस्ट मास हम यूज कर रहे हैं इसकी वजह से इस सोर्स मास पे फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए। देयरफॉर दिस टेस्ट मास इज कंसीडर्ड एज नेग्लिजिबल वन। तो E को हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इस यूनिट विल बी इक्वल टू न्यूटन पर केजी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड दिस क्वांटिटी ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सोर्स मास हियर, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। इन दिस वे द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए मटेरियल बॉडी एट एनी पॉइंट इन इट्स फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास। जो यूनिट मास है वो टेस्ट मास हमारे पास है, placed at that point, provided the unit mass itself does not produce any change in the field of the body. In this way, gravitational field intensity at a point in gravitational field is defined as the force acting on 1 kg mass at that point. Let me calculate the gravitational field intensity due to a mass at a given point. Let it be, यहाँ पे हमारे पास एक मास है जो मैंने मेंशन कर दिया, a body is here, its mass is capital M, और आपको डिस्टेंस r पे, यहां से डिस्टेंस r पे किसी पॉइंट पर, ये डिस्टेंस r मेरे पास है, ये पॉइंट हमारे पास है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस करना है।
तो हम यहाँ पे मास m को अज्यूम कर लेंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं इन दोनों मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो होता है आपका Gm1m2/r²। अब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस की थी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इट इज A इज इक्वल टू F/m। ये हम यूज कर लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से 1/m इज हियर, F की वैल्यू आप पुट कर दीजिए Gmm/r²। आप देखेंगे यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट कम्स आउट टू बी Gm/r²। किसी डिस्टेंस पे जो हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू Gm/r²। m इज द मास ऑफ दैट बॉडी, r इज द डिस्टेंस हियर। अब इसका जो डायरेक्शन होता है, क्योंकि ये आपके पास मास बॉडी है, मास बॉडी की वजह से यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा, देयरफॉर डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द सोर्स मास। तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो डिफरेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। लेट वी डिस्कस अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन gravitational field intensity. It is given to you 3 mass points each of mass m are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the gravitational field due to the 3 masses at the centroid of the triangle? आपको ट्रायंगल के सेंटर पे यहाँ पे तो सेंट्रोइड आपके पास है, दिस सेंट्रोइड G is here। यहाँ पे आपको नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दीज मासेस हियर। मास m is held here as well as mass m is here and mass m is here। ये आपको प्रॉब्लम में गिवन है। साइड ऑफ ट्रायंगल इज गिवन टू यू, साइड इज L is here। ओके, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है अभी हमने डिस्कस किया था, E इज इक्वल टू Gm/r²। बड़े केयरफुली देखेंगे यहाँ पे r जो डिस्टेंस होती है हम अच्छी तरह जानते हैं r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मास इटसेल्फ। ये डिस्टेंस हमारे पास r हो जाएगी। इस गिवन प्रॉब्लम में आपके पास नंबर ऑफ मासेस कितने हैं? 3 मासेस हैं। दिस वन इज A, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C। 3 मासेस हमारे पास हैं। इट मींस हमारे पास 3 ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होंगी। अगर हम एक ही वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं पॉइंट G पर, जो डिस्टेंस r होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? AG के बराबर हो जाएगी। एज वेल एज अगर हम BQ से डिस्कस करते हैं तो BG के बराबर हो जाएगी, एज वेल एज इट विल बिकम हियर CG। ये डिस्टेंस सारी इक्वल होंगी, तो देयरफॉर इसको मैंने r मेंशन कर दिया है। मासेस हमारे पास आइडेंटिकल हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन हम जानते हैं, इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द मास इटसेल्फ। जो सोर्स मास है उसकी तरफ इसकी डायरेक्शन एक्ट होती है। इट मींस ए की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी G पर बनेगी उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी E ड्यू टू A। दूसरा B की वजह से जो डायरेक्शन आएगी इट विल बी द B ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू B इज हियर एंड C की वजह से इट विल बी हियर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन। Now the values EA will become equal to EB and will become equal to EC। ये तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी और किसके बराबर होंगी? Gm/r²। मासेस हमारे पास इक्वल है। 3 मासेस जो आपको गिवन है प्रॉब्लम में ऑल आर इक्वल है और डिस्टेंस भी आइडेंटिकल आ गई है, इक्वल आ गई है। तो आपकी जो 3 वैल्यूज होंगी इक्वल होंगी। अब आपने ये देखना है ये एक वेक्टर एडिशन है, तो वेक्टर एडिशन को सॉल्व करने के लिए हमें वेक्टर ऑफ एडिशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेट मी फर्स्टली कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ EA and EC। ये आप अच्छी तरह देख रहे हैं यहाँ पे EA is acting here, EC is acting here। अब इनके बीच का जो एंगल आएगा ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये एंगल ऑटोमेटिकली 120 डिग्री हो जाएगा। इट इज 120 डिग्री। अब इनका रिजल्टेंट हम पैरेललोग्राम लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इनका रिजल्टेंट हमारा ये आ जाएगा, दिस रिजल्टेंट इज EAC। अब हम EAC को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने जो थर्ड जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है EB, इसको यूज नहीं किया है। भी A और C को हम रिजल्टेंट चेक करेंगे। यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया। इट बिकम हियर EA स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ EA EC एंड कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा कितना आपके पास? 120 डिग्री आपको प्रॉब्लम में मेंशन्ड है। ये कितना बन जाएगा? यू नो वेरी वेल, EA इज इक्वल टू EC। इसको मैंने सिंपली EA की टर्म्स में लिख दिया प्लस EA स्क्वायर प्लस इट इज अगेन ट्वाइस ऑफ EA इंटू EA cos 120 is माइनस हाफ। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये सॉल्व करके आ जाएगा EA स्क्वायर। आप देखते हैं यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस साइन यहाँ जाएगा, ये A स्क्वायर है, ये भी A स्क्वायर हो जाएगा। A स्क्वायर योर आंसर कम्स आउट टू बी EA। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि आपने जो रिजल्टेंट लिया है वो EAC का लिया है। अब यहाँ पे एक वेक्टर और है, वो है EB। आप बहुत केयरफुली यहाँ पे देख रहे हैं कि जो EB की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एग्जैक्टली ये है, इज द डायरेक्शन ऑफ EB जो आप सामने देख रहे हैं। ये डायरेक्शन EB आपके पास है।
तो यहाँ पे नेट फील्ड कितना हो जाएगा उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जो नेट फील्ड आया है इट इज हियर, जो आपने सॉल्व किया है वो आया आपके पास ई ए सी, वो इस डायरेक्शन में आया है, और ई बी कहाँ है हमारे पास, ई बी एग्जैक्टली इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। नेट फील्ड कितना हो जाएगा, द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड ई विल बी इक्वल टू ई ए सी माइनस ई बी। अब आप सॉल्व किया आपने ई ए सी किसके बराबर है आपके पास, ई ए के बराबर है, माइनस ई बी, यू नो वेरी वेल ई ए इज इक्वल टू ई बी, ये दोनों बराबर हैं, इट मींस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 0। इन दिस वे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल will become 0. Let me discuss gravitational field intensity due to uniform solid sphere. ये कोई solid sphere हमारे पास है, इसका रेडियस r है, इसका अपना मास m है, और आपको इसकी वजह से gravitational field intensity डिस्कस करनी है। Let us discuss first of all outside. अगर हम outside gravitational field intensity को चेक करते हैं, outside stand that r is greater than r. तो ये point of observation p is here and this much distance is r is here. तो यहाँ पे इस complete mass को, जो सॉलिड मास में गिवन है ये, इस कंप्लीट मास को हम इसके सेंटर पे अज्यूम कर सकते हैं, और सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये r हो जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड इज इट बिकम gm by r square. इन दिस वे E is proportional to 1 upon r square. ये हमारे पास डिपेंडेंस होती है आउटसाइड के लिए। अगर हम यहीं पे इसको डिस्कस करते हैं ऑन सरफेस, अगर सरफेस पे हम स्टडी करते हैं तो r बिकम इक्वल टू r, तो सिचुएशन पे हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस पे कितना हो जाएगा, इट बिकम gm by r square. लेट यू कैलकुलेट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। अब इनसाइड की केस को हम बड़े ध्यान से समझेंगे। इनसाइड में r इज लेस देन r हो जाएगा। हियर रेडियस इज r, जो हमारे पास सॉलिड स्फीयर है उसका रेडियस कितना है, r है, इट इज मेंशन टू यू। और यहाँ पे जिस पॉइंट पे हमें अब डिस्कस करना है वो पॉइंट P पॉइंट ये है, and this point is inside the sphere here and this much distance is r is here. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम डेंसिटी की हेल्प लेंगे। उसकी वजह यह है कि अब जो मास अंडर कंसीडरेशन होगा वो टोटल मास m नहीं होगा। अब जो टोटल मास इसका m था वो अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगा। उसकी वजह यह है कि अब जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर बनेगी वो सिर्फ इस मास की वजह से बनेगी। दिस वन इज द मास ऑफ द कोर, इट इज योर m डैश, जो मास यहाँ अंदर है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी बन जाएगी इनसाइड, इट बिकम हियर E is equal to gm dash over r square. हम ये मान के चलते हैं कि डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ये मेंशन भी है प्रॉब्लम में, तो आपको m डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मास इक्वल होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी 0। ये वॉल्यूम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इट बिकम हियर g by r square, m dash is here 4/3 pi r cube into rho। इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी r स्क्वायर से r क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा E is equal to 4/3 pi g r rho। अब यहाँ पे जो एक सोचने वाली बात है वो ये है कि E become proportional to r। ये जो डिस्कशन है ये किसके लिए है, इनसाइड दिस सॉलिड स्फीयर। इनसाइड की केस को हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहीं पे इसी रिजल्ट को थोड़ा सा आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरी फॉर्म में भी इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है वो है आपका E is equal to 4/3 pi g r rho। तो डेंसिटी की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं, पूरे स्फीयर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इसको होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पूरे स्फीयर का अगर मैं कंसीडर करता हूं, इट बिकम हियर 4/3 pi r क्यूब, ये पूरे स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। टोटल मास हमारे पास m है, लेट यू पुट दिस वैल्यू हियर, आपका आंसर कितना बन जाएगा, इट बिकम 4/3 pi g r rho। रो की वैल्यू आपने पुट कर दी, m अपॉन 4/3 pi r क्यूब। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 4/3 pi यहाँ भी है यहाँ भी है, आपका आंसर आ जाएगा E is equal to gm by r cube into this small r. Small r is the position of the point, observation point from the center। और अगर हम सेंटर पे डिस्कस करते हैं, at center r become equal to 0, therefore gravitational field intensity become equal to 0। The graph for gravitational field intensity due to this solid sphere comes out to be this one। ये हमारा रेडियस r हो जाएगा। यहाँ तक आप अच्छी तरह जानते हैं सेंटर पे वैल्यू क्या है, 0 है इसकी, और यहाँ पे सरफेस पे वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू होती है। और वैल्यू कितनी होती है दैट यू नो वेरी वेल, इट इज दिस वैल्यू इज हियर। ये जो वैल्यू आपने सॉल्व की है ये हमारे पास है gm by r square।
and inside this is proportional to r and outside is proportional to 1 upon r square. और यहाँ हमने डिस्टेंस r के साथ इस ग्राफ को प्लॉट किया. लेट मी डिस्कस द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल. स्फेरिकल शेल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर मटेरियल नहीं है. स्फेरिकल शेल अंदर से पूरी एम्प्टी होती है, जो मटेरियल होता है सिर्फ उसके आउटर बाउंड्री पे होता है. जैसे फुटबॉल होता है, फुटबॉल में आप जानते हैं कि जो मटेरियल है वो सिर्फ आउटर बाउंड्री पे होता है, अंदर खाली होता है. और स्फेरिकल शेल में जो इसकी थिकनेस होती है वो नेग्लिजिबल होती है मटेरियल. इस सिचुएशन में स्फेरिकल शेल के लिए अगर हम आउटसाइड चेक करते हैं, नंबर वन इज लेट वी डिस्कस आउटसाइड. आउटसाइड के केस में जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बनेगा, इट बिकम हियर gm by r square. In this way, this is proportional to 1 upon r square. यहीं पे अगर हम इसके सरफेस पे कैलकुलेट करते हैं, सरफेस पे यू ऑल नो वेरी वेल दिस स्मॉल r बिकम कैपिटल R. इसका रेडियस बन जाएगा gm by r square. अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इनसाइड. इस पॉइंट को चेक करने के लिए थोड़ा सा हमें हेल्प लेनी पड़ेगी सॉलिड स्फीयर की. तो सॉलिड स्फीयर के केस में अभी हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड आती है वो थी आपकी 4/3 पाई जी आर रो. आर वो पॉइंट है जहां पर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. ये पॉइंट पी इनसाइड आर पॉइंट है. डिस्टेंस सेंटर से लेकर के पॉइंट पी तक की डिस्टेंस आर है. रो डेंसिटी है. अब हम यहां ध्यान से देखते हैं कि इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है. स्फेरिकल शेल के अंदर कोई मटेरियल नहीं है. इसका मतलब इनसाइड इसके डेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. इनसाइड स्फेरिकल शेल द डेंसिटी बिकम जीरो. अगर डेंसिटी जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू हम यहां पुट करते हैं, द इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बिकम इक्वल टू जीरो. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Inside spherical shell, the gravitational field intensity become equal to zero. Now here the corresponding graph is, यहाँ आपने gravitational field intensity ले लिया है, यहाँ आपने distance ले लिया है. एक बात आपको क्लियर है कि आउटसाइड जो फील्ड इंटेंसिटी चेंज होती है 1 अपॉन r स्क्वायर के अकॉर्डिंग होती है, और इसके इनसाइड यहाँ पे r इक्वल टू r इसका रेडियस हो जाएगा. आप देख रहे हैं ये शेल हमारे पास है, और इसके इनसाइड आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है. तो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी. ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा. It's one of the very important question.